अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पे राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे पास आपके लिए 3 बड़ी ख़बरें हैं और हर ख़बर के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो पहले वाली ख़बर से ज़्यादा बड़ी ख़बर है। पहली ख़बर तो ये है कि इमरान ख़ान के ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ था, वो जनाब हो गया है पक्का। जिन लोगों को ये तवक्कुआत थी कि आम इंतख़ाबात के बाद इमरान ख़ान की मुश्किलात में कमी होगी, तो उन्हें ख़बर हो कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि 4 स्टार हों, 3 स्टार हों, 2 स्टार हों, तमाम टॉप ब्रास इस बात पे मुत्तफ़िक है कि इमरान ख़ान की कहानी ख़त्म शुद। और नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान कुछ गड़बड़ चल रही है। वो क्या गड़बड़ है, ये भी इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो थे हमारे अनवार उल हक काकर साहब, जो अब चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे थे, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात का आगाज़ करते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मेरा ख़्याल है, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से। जी, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब दोनों की पार्टियाँ इस वक़्त इत्तेहाद में हैं और उन्होंने हुकूमत बनाई है। और आज ही इनके जो मुतफ़िका उम्मीदवार थे वज़ीर-ए-आज़म के, शहबाज शरीफ साहब, वो जनाब पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। लेकिन जनाब सब कुछ ठीक नहीं है। आपको पता है कि जो ताड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो क़यामत की नज़र रखते हैं। अब पार्लियामेंट हाउस में सेशन हो, वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब हो, 2 पार्टियों के 2 बहुत बड़े लीडर साथ-साथ, तकरीबन साथ-साथ बैठे हों और वो एक दूसरे को लिफ्ट ना करवाएं, एक दूसरे से बात ना करें, तो फिर समझ लें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चल क्या रहा है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप पार्लियामेंट हाउस का जो आज का इजलास था उसको देखें आप, या जब हलफ हुआ था तब, या जो आज इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए तब, वहाँ पे जो फ्रंट रो है उस पे एक सीट पे नवाज़ शरीफ साहब हैं, उससे आगे शहबाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद 2-3 सीटों के फ़र्क से फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं और उनके आगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अब ये सीटें बहुत करीब हैं और इजलास जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे चलता रहा। लेकिन नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी आपस में कुछ खिंचे-खिंचे से दिखाई दिए। कैसे दिखाई दिए? वो ऐसे दिखाई दिए कि वो आते जाते हुए एक दूसरे से सलाम दुआ तो करते हैं ना, एक दूसरे की कोई भैंस तो नहीं खोली हुई। तो वो सलाम दुआ इनकी ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद ये अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं और 2 अहम तरीन इत्तेहादी और 2 अहम तरीन रहनुमा अपनी-अपनी पार्टी के, एक 3 दफ़ा का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक जनाब साबिक़ सदर, और अब फिर वो सदर बनने जा रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब। ये आपस में 3-3, 4-4 घंटे की नशिस्त में भी एक दूसरे से एक बार भी मुखातिब नहीं हुए। इस चीज़ को बहुत शिद्दत से नोट किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। और हालांकि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और वो उनकी कामयाबी का जब ऐलान किया गया, तो जहाँ पूरी पार्लियामान ने डेस्क बजाए, वहाँ आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी डेस्क बजाए, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब तो अमूमन ये कहा करते हैं कि जी शहबाज शरीफ तो मेरा प्राइम मिनिस्टर है। यानी कि वो एक, जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के साथ इखलास ज़ाहिर करते हैं। लेकिन ये जो आज सारा मामला हुआ, ये मामला सिर्फ यानी सेशन के अंदर मौजूदगी तक महदूद नहीं रहा, उससे पहले भी ये सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो सुबह अरकान पार्लियामेंट को नाश्ता दिया गया था, उस नाश्ते में जो है वो शहबाज शरीफ तो शरीक हुए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग के अंदर मौजूद होते हुए भी दोनों उस नाश्ते में शरीक नहीं हुए। नवाज़ शरीफ साहब अलग बैठे रहे। बताया गया है कि वो इसहाक डार साहब के चैम्बर में तशरीफ़ फरमा रहे, जबकि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक चैम्बर मिला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, वो उस चैम्बर के अंदर मौजूद रहे। तो दोनों रहनुमाओं ने यानी कि शिरकत नहीं की। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि ये नाश्ते पर एक दूसरे के आमने सामने नहीं आना चाहते थे, वरना फिर अगर नाश्ते पे ये इधर उधर मुँह करके खड़े हो जाते तो वो ज़्यादा जल्दी लोगों को पता चल जाता कि कोई ना कोई कहानी गड़बड़ है। तो जनाब कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि इकट्ठे भी ये बैठ रहे हैं, लेकिन ये नोट किया गया है कि इनके दरमियान वाज़े तौर पर दूरियां मौजूद हैं। अच्छा, अब ये दूरियां बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकती हैं। ऐसे लगता है इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये वहाँ पे जो लोग मौजूद थे आज पार्लियामेंट के सेशन में, उन्होंने इस बात को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नोट किया। आपको पता है ना, जो प्रेस गैलरी के अंदर जो बैठे होते हैं ना, वो बड़े चीते लोग होते हैं। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना सियासतदानों की, उसको बड़ा नोट किया जाता है, उस पर बड़ा गौर किया जाता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज थी इन दोनों रहनुमाओं की, नवाज़ शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की, वो ऐसे थी कि जैसे इन दोनों को ज़बरदस्ती बिठाया गया हो।
बिल्कुल, ये जिसे कहते हैं ना कि इनके मुँह बने हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे से इन्होंने कोई बात नहीं की, बात करने को ये तैयार नहीं थे। तो नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान चल क्या रहा है, अभी हम इस खबर के पीछे हैं, ये क्यों दूरियां हैं। ये हमने तो ये सुना था कि पिछले तो अरसे में तो बहुत ज़्यादा इनके अच्छे तल्लुकात रहे। जब तहरीक-ए-दम-एतमाद आई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को मनाया तहरीक-ए-दम-एतमाद के लिए, वरना नवाज़ शरीफ साहब तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-दम-एतमाद लाने के लिए या उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी पार्टी उसका हिस्सा बने। तो ये जो है वो बेड़ा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उठाया और मौलाना फजल रहमान ने उठाया। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब से खिंचे नज़र आ रहे हैं। और उनके जो अपने इत्तेहादी थे, पहले PDM के सरबराह थे मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने नवाज़ शरीफ का बहुत सर्द व गर्म में साथ दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वो जनाब आज के इजलास में वो उनकी पार्टी मौजूद नहीं थी और उन्होंने नवाज़ शरीफ के और आसिफ अली ज़रदारी के जो मुश्तरका और मुतफ़िक़ा उम्मीदवार थे शहबाज शरीफ साहब, उनको वोट नहीं दिया। अगर जगह शहबाज शरीफ साहब एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गए, बड़ी कंफर्टेबल विक्ट्री उन्होंने जो न्यू प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हासिल की। 201 उनको वोट पड़े और उनके जो मद्दे मुकाबल थे उनको 92 वोट पड़े, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उमर अयूब साहब। तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, मतलब दुगने से भी ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। लेकिन उन वोटों में जमीयत उलमा इस्लाम के वोट शामिल नहीं थे। तो फिर उनके साथ भी इनकी आजकल दूरियां हैं नवाज शरीफ साहब की, और आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और हम भी इस खबर के पीछे हैं। जो ही हमें इसकी वजूहात पता चलेंगी तो फिर हम आपके साथ वो शेयर ज़रूर करेंगे। दूसरी जनाब खबर ये है कि जो अनवार उल्लाह काकड़ साहब हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये जो पिछला हमारा निगरान सेटअप था मुल्क भर में, उसमें जो लोग अहम पोस्टों पे थे वो उन पोस्टों से जाने के बाद भी बड़े अच्छे एडजस्ट हो गए। पहले हमने देखा कि जी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे मोहसिन नकवी साहब जो है वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए। और उससे पहले माजी में भी एक दफ़ा निगरान जब वज़ीर आला बने थे नजम सेठी साहब, तो नजम सेठी साहब भी जब फारिग हुए थे तो उसके बाद वो सरबराह बना दिए गए थे क्रिकेट बोर्ड के। तो वो एक अब यार दोस्तों ने बात ही बना ली कि अच्छा वज़ीर आला पंजाब में निगरान, तो उसके बाद बंदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनता है। बहरहाल वो भी बन गए। फिर वो जो उनके साथ वज़ीर इत्तलात थे आमिर मीर साहब, वो आर्ट्स काउंसिल के सरबराह बन गए। फिर जो वज़ीर दाखिला थे निगरान विफाकी सरफराज बुगटी साहब, वो जनाब बन गए वज़ीर आला बलूचिस्तान। तो अब अनवार काकड़ के बारे में ये पता चला था कि जी अनवार काकड़ साहब वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद अब वो बनने जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट। अब जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन जो एक एग्रीमेंट था, उसके तहत स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून का बनना था और चेयरमैन सेनेट बनना था पीपल्स पार्टी का। और बाद में फिर ये काकड़ साहब बीच में कूद पड़े। तो काकड़ साहब जो हैं वो मतलब बहुत सारे हलकों के चहीते हैं, तभी तो वो निगरान वज़ीर आज़म भी रहे इतना अरसा। और वो फिर कहानी लगता था कि ख़राब हो गई। और फिर हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने हलफ भी उठाया बतौर MNA। अगर उन्होंने सेनेट में ही रहना होता तो उनको हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं थी, वो सीट छोड़ देते। लेकिन इस दौरान ये खबर आई कि जी काकड़ साहब बन रहे हैं चेयरमैन। तो अब ख़बरें उससे बिल्कुल उलट आ गई हैं। उससे उलट इस तरह आ गई हैं कि जनाब ज़राए का ये कहना है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो हैं वो दोस्तों को, बड़े भाइयों को, आप जो भी कह लें, उनसे माज़रत कर लिया। उन्होंने कहा जनाब काकड़ साहब को हम चेयरमैन सेनेट नहीं बना सकते, हम बनाने जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज सेनेट की नशिस्त के लिए अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं। तो अब ये जो ज़रदारी साहब ने जवाब दिया उसके बारे में हमें जो ज़राए ने बताया वो ये बताया है कि उनका ये कहना है कि जनाब हमने आपके कहने पे इतना बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान, उसका चीफ़ मिनिस्टर मतलब आप ही का बंदा है, उसको हमने लगा दिया। तो अब आप अपने ही बंदे को फिर आप चेयरमैन सेनेट भी लगवाना चाहते हैं, तो ये ज़रा बात मुनासिब नहीं है। यहाँ पर हमारा ही बंदा होगा। अब ज़रदारी साहब बात तो बड़े वो तहम्मुल के साथ करते हैं ना, वो किसी को मतलब कोई तल्ख गुफ्तगू तो नहीं करते, वो गुफ्तगू तो बड़ी नरम मिजाजी से करते हैं और उनको गुफ्तगू करने का फ़न भी आता है। लेकिन भाई साहब ज़रदारी साहब ने जहाँ पे अकड़ना था वहाँ पे अकड़ गए, जहाँ पे उन्होंने अड़ना था वहाँ पे वो अड़ गए हैं। और काकड़ साहब जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया है,
और उन्हें आर्जी तौर पर मिनिस्टर्स कॉलोनी में बंगला अलाट कर दिया गया है। अब वो वहाँ पर मुंतकिल हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि अगले सेटअप के अंदर काकड़ साहब के लिए फिर कौन सी प्लेसिंग की जाती है, या कि वो प्लेसिंग के इंतज़ार में ही रहते हैं। कोई पावा तो तगड़ा ही है जी काकड़ साहब का, हमें नहीं बंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म लग जाता। तो देखें उनको फिर यहाँ से क्या मिलता है। अब आते हैं जनाब हम अगली उस खबर की तरफ जो हमने इमरान खान के बारे में आपसे बात करनी है। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इमरान खान के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे कौमी असम्बली में, उनको 92 वोट्स मिले, और उस वक्त PMLN को जो वोट मिले थे वो 79 थे। बाद में PMLN में और भी लोग शामिल हो गए, और उसके बाद और लोग शामिल होने के बाद उनकी तादाद गालबन जो है वो 80 से बढ़ गई थी, और उसके बाद फिर उनको जो मखसूस नशिस्तें में मिल गई तो उनकी तादाद जो है वो कौमी असम्बली में 100 से ऊपर हो गई। अब सिचुएशन ये थी कि चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहलवाए, तो उस वक्त ऑफ़र की थी शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, आसिफ ज़रदारी ने कि ठीक है जी, ये अगर बनना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म तो ये बन जाएँ। अब वज़ीर-ए-आज़म कोई किसी के कहने से तो नहीं बन जाता ना, डालने तो वोट होते हैं, और वोट के लिए किसी ना किसी, अब ये 3 पार्टियाँ थी बड़ी पार्लियामेंट के अंदर, एक थी PMLN, एक थी पीपल्स पार्टी, और एक थी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार अलमरूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों के पास 92 वोट तो थे, लेकिन उनके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं था। MQM जो है वो PMLN से अलाइंस कर चुकी थी। पीपल्स पार्टी जब उनके साथ अभी उनकी कोई सिलसिला जुनबानी चल ही रहा था कि जनाब इतला आ गई कि जनाब इमरान खान साहब पता नहीं कि शायद किस हवा में थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ज़रदारी के साथ नहीं बैठेंगे। तो बाद में पता चला कि जी अब तो उनके साथ कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद वो जो लगे हैं मिन्नतें करने हैं जनाब मौलाना फजल रहमान की, और जो लगे हैं मिन्नतें करने महमूद खान चकज़ई की, उनको तो अपना सदारती उम्मीदवार भी उन्होंने बना लिया है। तो ये कहानी सारी चल रही थी, और फिर जनाब ये पता चला कि जो लोग ये समझते थे कि इमरान खान साहब के अब ये इतने उनको जनाब उनको खासे वोट मिल गए हैं तो शायद उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि वो जिन 4 मुकदमात में सज़ा उनको हो चुकी है, वो सज़ा जो होती है वो कानून ये तो नहीं देखता ना कि बंदा पॉपुलर कितना है या उसको वोट कितने पड़ने हैं। नवाज शरीफ जब 2 अक्सरियत से बल्कि 3/4 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म थे 2017 में, तो एक छोटे से कानून ने उनको उड़ा दिया। वो चलती वज़ारत-ए-उज़्मा से उनको उतार दिया गया। तो अगर बंदा ये सोचे कि जनाब मुझे वोटों की वजह से मैं कोई जेल से बाहर निकल आऊँगा या मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा, तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हमदर्द हैं या उनके लॉबिस्ट हैं, वो ये समझते थे कि जनाब शायद अब फ़ौज जो है वो जाके जनाब इमरान खान की मिन्नतें तरले शुरू कर देगी, और वो अपनी इन ख्वाहिशात को ख़बरें बना के फैला भी रहे थे। कभी वो किसी 4 स्टार जनरल को भिजवा देते थे वहाँ पे जनाब जेल में, कभी किसी 3 स्टार जनरल को भिजवा देते थे। बाद में पता लगा इमरान खान के पास तो हवलदार जीरा ब्लेड भी कोई नहीं गया। उन्होंने कहा यार मैं तो 19 महीने से बैठा हूँ, मेरे से तो कोई बात नहीं करना चाहता यहाँ पर। तो ये सिचुएशन वहाँ पर है। और उसके बाद लेकिन कोशिश करने वाले कोशिश करते रहे कि इमरान खान अब चूँकि मुंतखब हुकूमतें आ गई हैं, तो अब वो चूँकि एक पॉलिटिकल उनकी एक हैसियत है, तो उस वजह से उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमारे ज़राए जो हैं वो इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान का बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ, उनका असल बुरा वक्त तो अब शुरू हुआ है। मैंने कहा भाई वो कैसे? तो फिर मुझे ये बताया गया कि जनाब ये जो तासुर दिया जाता है ना कि शायद जो टॉप मैन है या जनरल आसिम मुनीर साहब हैं जो आर्मी चीफ़ हैं, तो शायद वो इमरान खान को पसंद नहीं करते या वो उनके ख़िलाफ़ हैं, तो इस वजह से इमरान खान का मसला है। वरना बाकी सारे लोगों को तो या बेशतर लोगों को तो इमरान खान के साथ कोई इशू नहीं है। तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा जब जनरल बाजवा साहब के दौर में फ़ौज ने कहा था कि इनसे हाथ हटाया था, पीछे हट गए थे कि जी हमारा अब हम इस किस्म की सियासत में नहीं पड़ेंगे। तो उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इफ्तिखार बाबर साहब जो मेजर जनरल थे उस वक्त, और अब वो लेफ्टिनेंट जनरल साथ DGA सही नदीम अंजुम भी थे, तो उस वक्त ये बात बल्कि एक में तो ये दोनों इकट्ठे थे, और जबकि इफ्तिखार बाबर साहब ने तो 2-3 मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मामला है ये किसी एक बंदे का फ़ैसला नहीं है, ये इसके पीछे बहुत सारा थाट प्रोसेस है, बहुत सारे इजलास हुए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि जनाब इस बंदे ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, तो इस बंदे के ऊपर जनाब हमने हाथ नहीं रखना है, से ये जाने और इसकी सियासत जाने। उसके अलावा जनरल बाजवा
आपको पता है कि वो अब चूँकि एक पाबंदी का उन पर है, वो रिटायरमेंट को भी उनके ग़ालिबन 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो वो बात नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें सामने आती रहीं, वो जो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू उनकी हुई ऑफ द रिकॉर्ड, और उन सहाफ़ियों ने उनको ऑन द रिकॉर्ड कर दिया कि जी वो उनका भी ये कहना है कि जब इमरान खान साहब पहले 2019 में वज़ीर-ए-आज़म बनाए गए थे, और उन्होंने कहा जी हमारी गलती है, हमने इनको बना दिया था, हमारा ख्याल था कि ये चला लेगा सिस्टम, इसने तो हमें बड़ा कहा होता कि मेरे पास तो पता नहीं इतने जो माहिर मुआशियात हैं और फ़लाँ हैं और वो बना चला लूँगा। लेकिन नतीजा ये निकला था कि 2019 में वो बने थे और 2020 में उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को कंप्लीट कोलैप्स कर दिया था, मुकम्मल बेड़ा गर्क हो गया था। और उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत सारे थॉट प्रोसेस के बाद, बहुत सारे इजलासों के बाद पाक फ़ौज इस नतीजे पे पहुंची थी कि भाई साहब इस बंदे पे हाथ नहीं रखना, बस बहुत हो गई, अब ये अगर मज़ीद रहा तो ये मुल्क नहीं चलेगा। तो इमरान खान साहब की किस्मत अच्छी थी कि कोरोना आ गया, जिसको कहते हैं ना मैंने मुल्क को कोरोना में बचाया, नहीं, कोरोना ने इमरान खान को बचाया था। क्योंकि कोरोना आया तो डॉलर आए बाहर से, उस कोरोना से निपटने के लिए तो खान साहब की हुकूमत चल पड़ी। और कोरोना का दिन थे, लॉकडाउन था, साल डेढ़, तो आपको पता पोजीशन ही ऐसी रही कि इमरान खान साहब की फिर मौजें लगी रहीं, तो वो फिर मौजें करते रहे। तो जब कोरोना ख़त्म हुआ तो इमरान खान साहब की मौजें भी ख़त्म हुई, तो इमरान खान साहब की अदम एतमाद आ गई और वो हुकूमत से रुखसत कर दिए गए। तो अब जो है वो मामला है, कहते हैं जी मामला वहीं पर है, इन इलेक्शनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि इमरान खान साहब के लिए कोई यहाँ पे कोई नरम रवैया होगा या ऐसी बात होगी। उन्होंने कहा जी 9 मई का जो जुर्म वो ऐसा कर बैठे हैं कि वो वहाँ पर उनके लिए ना कल माफ़ी थी, ना आज है, ना आइंदा होगी। और जो कुछ भी वो कर बैठे हैं, फिर आपको पता है जेल के अंदर से भी उनके मुसलसल इक़दामात क्या हैं, इश्ताल दिलाने वाले, गुस्सा दिलाने वाले। एक तो 9 मई किया, फिर उसकी मजम्मत नहीं की, फिर उसके ऊपर अड़ गए, फिर वहाँ से जेल के अंदर से वो मैसेज भिजवाया कि 9 मई के मुलजमान को हम इलेक्शन भी लड़ाएंगे, 9 मई के मुलजमान के जो नहीं लड़ सकेंगे उनके रिश्तेदारों को लड़ाएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद फिर उन्होंने 9 मई के एक मुलजम को वज़ीर आला नामज़द कर दिया KPK का, और फिर वो बन भी गया। और फिर 9 मई के दूसरे मुलजम उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर लिया। तो ये वो मुसलसल जो है ना वो क्या से कहते हैं 9 मई पर अपनी उस डटाई पर वो कायम हैं। तो खैर ये चीज़ें अब अगर हम जैसे सहाफ़त के तालिब इल्म नोट करते हैं, तो फिर वो जो बैठे हुए हैं भाई वो भी तो नोट करते हैं। खैर ये मामला हुआ, और उसके बाद फिर ताज़ा तरीन काम क्या हुआ, अचकज़ई साहब जनाब उधर उन्होंने जनाब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और जो हमारे मुक़तदरा उसके ख़िलाफ़ एक तकरीर की। इमरान खान साहब ने ठग करके उनको अपना सदारती उम्मीदवार बना लिया। अब ये वही अचकज़ई साहब है जिनके इमरान खान वो दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के नकलें भी उतारा करते थे, और दुनिया का सबसे बुरा आदमी जो है वो गद्दार वतन और ये सारा कुछ अचकज़ई था। लेकिन आज अचकज़ई इमरान खान को अच्छा लगने लग पड़ा है। क्यों अच्छा लगने लग पड़ा है? इसलिए अच्छा लगने लग पड़ा है कि जनाब उसने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात किया है। तो इमरान खान साहब को तो आजकल मामला यही है, वो हमेशा वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। वो बीच में एक तरफ वो कोशिशें ये करते रहे कि जी मुझे किसी तरीके से दोबारा गोद ले लिया जाए। फ़ौज ने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा जी भाई साड़ी बस हो गई है। तो मतलब ये जो मतलब तजर्बा था उनका, ये ऐसा तजर्बा है जो कि ये एक ऐसा दस्ती बम है कि वो अपने बनाने वाले के हाथ में ही फट गया। सीधे अगर इसको हम मुख्तसर ज़रा शॉर्ट में बात करें तो बाद में अब पूरी दुनिया ने ज़ोर लगा लिया। आपको पता है अमेरिका की लॉबियाँ हैं, अमेरिका की फ़र्में हैं, अमेरिका के लॉबिस्ट सब कुछ लगे हुए हैं, सब ने टिल लगा लिया है। लेकिन खान साहब के लिए अब कोई गुंजाइश यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो खान साहब के लग गया है जी क्रास, और क्रास क्यों ना लगे। अब अगली बात भी करते हैं ना जनाब, व्लॉग ख़त्म करते करते वैसे मैंने कहा कि ज़रा चलते चलते आपके साथ एक लाइट मूड में बात की जाए। इमरान खान एक सियासतदान थे, हम उनको मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन बहरहाल वो कागज़ों में तो एक सियासतदान थे ना। वो रुकने कौमी असम्बली में चाहे वो मुंतखब करवाए गए या किए गए, वरना तो एक सीट के लीडर थे। उससे पहले भी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब मेहरबानी करते थे, एक सीट उनको मिल जाती थी, वरना तो इतने जो कि भी वो नहीं थे। लेकिन उसके बाद उस घोड़े में हवा भरी गई, लेकिन बहरहाल सियासतदानों में शुमार हो गए। और अगरचे वो किसी सियासतदान से ना मिलना पसंद करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं, लेकिन चलें हम तो उनको मान लेते हैं सियासतदान। अब वो जो सियासतदान साहब थे वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे हो गए और उन्होंने किए वकील। तो वकील करने का मकसद क्या था कि सियासतदान की सियासत बचे, वो पार्लियामेंट में जाए, अपनी दोबारा सियासत करे। तो जनाब वो जो वकील थे वो सज़ा से बचाना था, उन्होंने वकीलों ने उनको सज़ा से कोई नहीं बचाया। वो कैद भी हो गए, पै दर पे हो गए, वो जुर्माने भी हो गए, वो नाअहल भी हो गए। और जिस मोक्कल ने पार्लियामेंट में बैठना था वो जनाब जेल में पड़ा है, और जितने वकील थे उनके जिन्हें उनको पार्लियामेंट में पहुंचाना था वो उनको जेल में बंद करा के खुद जाके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। मज़ा आया कि नहीं? अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।